अब हम फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, न्यूटन ने फाइंड आउट किया था और उसकी इक्वेशन थी F1 इज इक्वल टू F2 विच इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी दो बॉडीज के बीच में हमेशा लगता है। इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स, पर ये एक वीक फोर्स भी है। ये वीक फोर्स है, इसका मतलब है अगर मैं मेरे लैपटॉप और मैं आसपास बैठे हैं, तो ना लैपटॉप मेरी तरफ सरक कर आ रहा है, ना मैं लैपटॉप की तरफ सरक के जा रहा हूँ। सो आई कैन से इट इज अ फोर्स विच इज वीक इन नेचर। इट गवर्न्स मोशन ऑफ अर्थ, प्लैनेट्स एंड ग्रेविटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप सभी ने इस फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। अगर हम एक मैग्नेट को ऑब्जर्व करें, किस तरह से एक सिंगल मैग्नेट ने आसपास वाली सारी मैग्नेट्स को चिपका दिया है। नेक्स्ट है फोर्सेस ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। इसमें हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। दे एक्ट ऑन अ पेयर ऑफ चार्जेस और पोल्स। दैट मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल होगा तो रिपेल करेंगे। सिमिलरली फॉर चार्जेस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हर तरह के पार्टिकल्स पर लगता है जो कि एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस। इसको और अच्छे से समझते हैं। आप सभी ने न्यूक्लियस ऑफ अ एटम के बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियस ऑफ अ एटम में खूब सारे प्रोटॉन्स होते हैं और आपको पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये प्रोटॉन्स एक साथ इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह लेते हैं? इसका राज छुपा है न्यूक्लियर फोर्स में। तो इस पृथ्वी पे, इस संसार में हर एक जो एटम है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण वो एटम स्टेबल रहता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो न्यूक्लियस बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। It is attractive in nature. They are 100 times stronger than electromagnetic force. They are charge independent. That means positive, negative, neutral हर तरह के particles पर वो act करते हैं. And their range is very small. That is 10 raised to the power minus 15 मीटर की रेंज तक ही एक्ट करते हैं। उससे बड़े डिस्टेंसेस पर ये वीक हो जाते हैं, इम्पैक्टफुल नहीं रह जाते। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली बीटा डीके में दिखते हैं और दे आर वीकर देन द न्यूक्लियर फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और ये 10 रेज टू द पावर माइनस 16 मीटर के डिस्टेंस पर लगते हैं। तो अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, force of weak nuclear force, force of electromagnetic force एंड force of strong nuclear force को कंपेयर करें तो वो इस रेशियो में 1:10⁻²5 1:10⁻36 10⁻38 के रेशियो में है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ द एटम। अगर एटम स्टेबल है तभी ये दुनिया भी स्टेबल है, वरना अगर एटम स्टेबल नहीं होता, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, तो हम सब बिखर चुके होते। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो इट इज द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंसेस। उससे वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज़्यादा वीक जो फोर्स होता है वो
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है या अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो अभी तक जो हमने फोर्सेस पढ़े उनकी समरी कुछ इस प्रकार से है। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट बाइंड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बाइंड एटम्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कैन बी सीन इन रेडियोएक्टिव डीके। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे सोलर सिस्टम को बाइंड करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रांचेस इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांच जो हीट एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी से डील करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जो बॉडी के मोशन इन स्पेस, ऑन स्ट्रेट लाइन, रोड पे, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। वाइब्रेशन एंड वेव्स एक और फील्ड है जिसमें हम बॉडी के मोशंस जो कि पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हैं उनको पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, इन सब की स्टडी करते हैं। फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं जिसमें हम एटम्स के प्रॉपर्टीज, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें मिरर, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट है यूजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स। तो आपने लैपटॉप देखा होगा जो आज के टाइम पे बहुत सारा काम करने में यूज होता है, पढ़ाई करने के काम में आता है, कम्युनिकेशन में काम में आता है। ये पूरे लैपटॉप के पीछे बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है, उसकी स्क्रीन के पीछे, उसके बटन्स के पीछे, उसकी बैटरी के पीछे, उसके डिवाइस को चार्ज होने के पीछे, इन सब में अलग अलग प्रकार की फिजिक्स यूज हुई है। इसका जो मदरबोर्ड होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसमें भी फिजिक्स यूज होती है। आप सबके घर में फ्रिज होगा, आपने देखा होगा। ये फ्रिज पूरे फिजिक्स के कारण चलता है। एवरीथिंग विच वर्क्स इन अ फिजिक्स, एवरीथिंग विच वर्क्स इन अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन फिजिक्स। ये कूलिंग कैसे करता है, हीट को कैसे निकालता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट रहता है, ये सब फिजिक्स के कारण पॉसिबल है। आपके घर में टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, आप लोग मोबाइल पे लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीजें सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल है। एक्सचेंज ऑफ वेव्स के कारण पॉसिबल है, रिसेप्शन ऑफ वेव्स के कारण पॉसिबल है, और इन सब के पीछे फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बिना हमारी दुनिया असंभव है, अधूरी है। तो फिजिक्स पढ़ना, समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि 11th और 12th में फिजिक्स करने के बाद आप में से बहुत सारे लोग फिजिसिस्ट बनना चाहेंगे, अपना करियर फिजिक्स की दुनिया में बनाना चाहेंगे। अब हम कुछ सवालों के बारे में सोचते हैं। हमको पता है फिजिक्स यूजफुल भी बहुत है, पर फिजिक्स की ही देन है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब मिले, हमें अलग-अलग प्रकार के बॉम्ब्स मिले, हमें मिसाइल्स मिली। तो बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी आई हैं। तो किस तरह से हम इन अच्छाइयों और बुराइयों को बैलेंस कर सकते हैं? कैसे सोच समझ के, समझदारी से फिजिक्स को सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? ये सब भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है, एक सोच है जो आप सब लोगों को विकसित करनी है अपने अंदर। अब आप लोगों के लिए कुछ 2 सवाल हैं। इन दोनों सवालों को आपको क्लास में आपस में डिस्कस करना है। तो इसके लिए आपके टीचर से अनुरोध है कि आपकी क्लास को 2 भाग में विभाजित कर दें। कुछ बच्चे क्वेश्चन 1 को डिस्कस करें, कुछ बच्चे क्वेश्चन 2 को डिस्कस करें। फिर आप लोग ग्रुप डिस्कशन के बाद क्लास के सामने जिस कंक्लूजन पे आप लोग आए हैं, उसको पूरी क्लास के साथ आपको शेयर करना है। फिजिक्स सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, सवाल सॉल्व करने की चीज नहीं है। फिजिक्स सोच विकसित करने का एक माध्यम है।
दिमाग को तंदुरुस्त रखने का एक माध्यम है। अपनी क्रिएटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सबको डेवलप करने का एक माध्यम है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। आप सबको हर प्रतिदिन ऐसे 2 सवाल को अपने पीछे के क्वेश्चन बैंक में से लेना है और आपस में डिस्कस करना है। इसके साथ ही यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस।